हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है पौधों में न्यूट्रिशंस का एक मेथड होता है जिसमें हम बात करते हैं ग्रीन प्लांट्स जो रहते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशंस करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए हम बात करते हैं। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस जो होता है ये जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसमें हम बात करते हैं जीवित जीवों के शरीर के अंदर ये प्रोसेस होता है। और हम बात करते हैं इसके लिए क्या होता है, एक लाइट सोर्स या एनर्जी सोर्स की आवश्यकता होती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें फोटोसिंथेसिस में जो डेफिनेशंस है, तो डेफिनेशन हम लोग इक्वेशन के बेसिस पर बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो रहता है इसकी इक्वेशन हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O यूज करेंगे, यहाँ पर होता है सनलाइट और हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। तो इसके अकॉर्डिंग हम सिंपल डेफिनेशंस बता सकते हैं। फोटोसिंथेसिस वह एक क्रिया जिसमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ की सहायता से अवशोषित जल का उपयोग कार्बोहाइड्रेट या भोज्य पदार्थ के फॉर्मेशंस के लिए करते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं ये क्या हो जाता है, यहाँ पर रिमेनिंग रह जाते हैं। तो अगर हम इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है इसके 6 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वाटर के यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के 1 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज होंगे और 6 मॉलिक्यूल H2O यहाँ पर रिमेनिंग रहेंगे। तो जैसे हम बात करें इस इक्वेशंस की, इक्वेशन 2 तरह की यूज होता है। पहले लोअर क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो 6 लिया रहता है तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल नहीं बचेंगे। अगर हम 12 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो इसका मतलब जो है 6 मॉलिक्यूल का H2O जो रहे रिमेनिंग रहेगा। तो हम ये सिंपल याद रख सकते हैं, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे 6 इसके रहते हैं। अगर हम इसको 6 ले रहे हैं तो ये भी 6 रहेगा और ये यहाँ पर नहीं बचेगा। लेकिन हम बात करते हैं पौधों में वाटर जो रहता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है, इसलिए वाटर भी हम एक्सेस लेंगे, 12 मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिसमें 6 मॉलिक्यूल्स जो H2O है वो रिमेनिंग रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस इक्वेशंस में जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस है इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक कंपाउंड जो है जो यूज हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। सेकेंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर H2O है। थर्ड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सनलाइट और फोर्थ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आ जाएगा क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये 4 फैक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बात करते हैं जो पूछे जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन किसका होता है और रिडक्शन किसका होता है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं H2O का। H2O का यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जो रहता है ये क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना जो रहता है वो रिडक्शन अपचयन कहलाता है और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। जस्ट अपोजिट ऑक्सीजन के टर्म में यूज करते हैं तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर होगा इसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऐड होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का होता है रिडक्शन और H2O का जल का होता है ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। सनलाइट की अगर हम बात करते हैं तो सनलाइट जो रहता है यहां पर हम बात कर सकते हैं विजिबल लाइट यूज होता है। विजिबल लाइट मतलब हम बात कर रहे हैं इसके लिए एक्चुअल में जो एंगस्ट्रॉम की अगर बात करें तो विजिबल लाइट जो रहता है 3800 एंगस्ट्रॉम 2 रहता है, यहाँ पर 8100 एंगस्ट्रॉम के बीच रहेगा यहाँ पर।
या फिर नैनोमीटर में लेते हैं तो 380 nm से हम बात करते हैं, कहाँ तक जाएगा 800 या 810 nm ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ही यूनिट याद रखिएगा, कभी कभी nm में पूछता है, कभी कभी एंगस्ट्रॉम में पूछता है। तो विजुअल लाइट जो हम बात कर रहे हैं, जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है, इसकी हम रेंज बताते हैं। ये कैसा रहता है 3800 एंगस्ट्रॉम से 8100, या फिर हम 60 में बोल देते हैं 400 से 800 एंगस्ट्रॉम की जो बीच की लाइट रहती है, ये लाइट किसके लिए यूज होता है, विजुअल लाइट, जिसको हम देख पाते हैं, वैजानी ही पिनाला जो विबग्योर बोल रहे हैं, इसके लिए यूज होता है, जो प्रकाश संश्लेषण में जनरली यूज होगा। अब इस लाइट के लिए हम थोड़ा सा आगे डिफाइन करेंगे, अभी फिलहाल इंट्रो जैसे बात कर रहे हैं इसके लिए। क्लोरोफिल की बात करते हैं। क्लोरोफिल जो रहते हैं सभी हरे पौधों में उपस्थित होती हैं, जहां पर ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करता है, एक्टिव हो जाता है, सक्रिय अवस्था में होता है, आ जाएगा, और सक्रिय अवस्था में आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ये इलेक्ट्रॉन जो रहता है ये जल को क्या करता है, ब्रेक करता है, तोड़ता है, जिससे यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होगा, और ऑक्सीजन के साथ साथ वहां पर जो हाइड्रोजन एटम रहता है ये फोटॉन के फॉर्म में रिलीज होगा। अब ये प्रोटॉन के फॉर्म में, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो रहता है फिर आगे एसिमिलेटरी पावर बनाता है। उस पावर का यूज हम कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो पहले तो हम बात कर रहे हैं इसके डेफिनेशंस और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स की, जिसमें तुम लोगों को केवल इतना ही याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण ये क्या है, एक जैव रासायनिक क्रिया है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, इनकी आवश्यकता होती है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें फोटोसिंथेसिस की जो एक्सपेरिमेंट, या हम बात कर रहे हैं इसमें कुछ साइंटिस्ट जो इन्वॉल्व हैं इनकी बात कर रहे हैं। तो इसकी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो साइंटिस्ट है जिनको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट साइंटिस्ट जो है ये है प्रिस्टले। प्रिस्टले जो है इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट्स किया था। एक्सपेरिमेंट इसमें हम बात करते हैं सिंपल जो था, इन्होंने एक पॉट लिया था, गमला, इसके बाद इन्होंने क्या किया, रेत लिया, चूहा, एक कैंडल लिया, और इसके बाद हम बात करते हैं एक जार लिया, बेल जार जैसा जो रहता है, जार की बात कर रहे हैं। ये इस तरह से इतने को इन्होंने लिया। प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट हम सिंपल बात करते हैं, इस तरह से उन्होंने एक जार रखा, इस जार में क्या किया, ये जो पॉट है, गमला, इसको ये इस तरह से इन्होंने रख दिया, ये प्लांट है समझो। यहाँ पर क्या किया, पहले पॉट को अकेले रखा तो उन्होंने देखा कि ये पौधे जो है वो क्या हो गया, डेड हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक रेट जो है चूहा, इसको रखा। रेट को जब रखा तो उन्होंने देखा कि ये क्या किया, जब दोनों एक साथ यहाँ पर था तो ये दोनों सरवाइव कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, जैसे ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो ये प्रोवाइड कर रहा था, और इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो कहाँ से मिल रहा था, इसको चूहे से। तो इस तरह से उन्होंने बताया प्रिस्टले ने कि एक्चुअल में जो क्या है, इन्होंने कैंडल के लिए सिंपल वही जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है या नहीं, इसको वेरीफाई करने के लिए कैंडल यूज किया था लास्ट स्टेप में। तो हम बात करते हैं प्रिस्टले का जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट था। प्रिस्टले ने क्या बताया, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स एटमॉस्फेयर का प्यूरिफिकेशन करते हैं, मतलब शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, ये किसने बताया, प्रिस्टले ने। इसका सिंपल स्टेटमेंट ये है कि जो हरे पौधे रहते हैं ये क्या करते हैं, वायुमंडल का साफ सफाई करता है, शुद्धिकरण करता है। क्लियर है। प्रिस्टले के बाद हम बात करते हैं इंजन हाउस की। सेकेंड साइंटिस्ट की हम बात कर रहे हैं इंजन हाउस। इंजन हाउस ने क्या किया, प्रिस्टले का जो एक्सपेरिमेंट है इसी एक्सपेरिमेंट को कॉपी किया और कुछ नया नहीं बताया। उन्होंने बताया हरे पौधे जो रहते हैं एटमॉस्फेयर का शुद्धिकरण तो करते हैं,
बट इसके लिए एक कंडीशन ये है कि ये शुद्धिकरण तभी होगा जब वहां पर क्या होगा, लाइट प्रेजेंस होगा। तो हम बात करते हैं यहां प्यूरिफिकेशन की क्रिया कब होती है, दिन में होती है, ये बोल सकते हैं दिन में होती है। या फिर हम बात कर रहे हैं यहां पर लाइट जो होता है ये क्या होता है, प्रकाश आवश्यक होता है। ये किसने बताया, इंजन हाउस ने बताया। मतलब इन्होंने कुछ नए काम नहीं किया, केवल दूसरे साइंटिस्ट जो था उसका कॉपी किया और उसी के लिए नया पॉइंट्स ऐड कर दिया। वो ये कि प्यूरिफिकेशन जो हो रहा है वो एक्चुअल में किस में होता है, दिन में होता है। थर्ड हम बात करते हैं सेनेवियर के लिए। सेनेवियर ने अब इन्होंने डिफाइन किया कि एक्चुअल में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पादप होते हैं, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन जो रहता है इसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्लियर है। तो सेनेवियर ने इसमें एक नया पॉइंट ऐड कर दिया, या यूं बोले कि जो पहले का स्टेटमेंट है उसको डिफाइन किया। जैसे हम बोल रहे हैं कि फरे पौधे शुद्धिकरण का काम करता है, तो उसको उन्होंने डिफाइन किया। शुद्धिकरण मतलब जो वायुमंडल में अशुद्धियां हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको तो ये ग्रहण कर रहे हैं, और जो उपयोगी गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन है उसको वायुमंडल में ये क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। तो ये पॉइंट इन्होंने बताया सेनेवियर ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेनेवियर के बाद आता है ब्लैकमैन्स की बात करते हैं, काला आदमी, ब्लैकमैन। जैसा कि नाम ब्लैकमैन है तो इसके पॉइंट्स की हम बात करते हैं। एक्चुअल में इन्होंने आगे हम लोग देखेंगे डार्क रिएक्शन भी दिया था, बट अभी हम लोग यहां पर बताते हैं ब्लैकमैन ने ये डिफाइन किया कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है ये एक्चुअल में क्या है, एक रासायनिक क्रिया नहीं है, बल्कि इन्होंने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस एक क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, मतलब जैव रासायनिक क्रिया है। तो इन्होंने ये बताया फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। मतलब हम बात कर सकते हैं इसमें, बताते हैं क्या है, ये जैव रासायनिक अभिक्रिया है। ये किसने बताया, ब्लैकमैन ने बताया। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लैकमैन के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट की। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट ने याद रखने हैं 5th नंबर में, यहां पर आएगा स्टाल एंड विल स्टार्टर की बात करते हैं। 5th की विल स्टार्टर एंड स्टाल की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या डिफाइन किया, इन्होंने डिफाइन किया कि फोटोसिंथेसिस केवल हरे पौधों में होता है, हरे पौधों में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस को डिफाइन किया। ठीक है, किसको डिफाइन किया, क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस को परिभाषित किया। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। किसने डिफाइन किया, विल स्टार्टर एंड स्टाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर आता है हिल की। हिल, इन्होंने हम बात करते हैं, एक तो यहां पर तुम लोगों को याद रखना है लाइट रिएक्शन दिया। लाइट रिएक्शन के साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है वो ऑक्सीजन गैस एक्चुअल में कहां से उत्सर्जित होती है, वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होती है। तो हम बात करते हैं, इन्होंने बताया ऑक्सीजन गैस H2O से मुक्त होती है। ठीक है, ये किसने बताया, हिल ने बताया। अब हिल जो है, जो इन्होंने डिफाइन किया, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बोलते हैं, प्रायोगिक सत्यापन, इसको किए रूबेन एंड कॉमेन ने किए। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की, ये है
रूबेन एंड कॉमेन ने। इन्होंने एक टेक्निक दिया, टेक्निक का नाम है ट्रेसर टेक्निक। इस ट्रेसर टेक्निक की सहायता से इन्होंने ये डिफाइन किया कि एक्चुअल में ऑक्सीजन गैस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से आ रही है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से आ रही है। तो इसको डिफाइन किसने किया? रूबेन एंड कॉमेन ने डिफाइन किया। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन जो होता है वो 8-16 होता है, जो नॉर्मल ऑक्सीजन होता है। इसकी जगह रूबेन और कॉमेन जो है जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो 8-16 की जगह उन्होंने ऑक्सीजन यूज किया 8-18 यूज किया, जो उसके समस्थानिक है, आइसोटोप्स हैं। तो उसके बेसिस पर उन्होंने ट्रेस किया कि एक्चुअल में जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है, वो 8-16 वाला है या 8-18। तो इस तरह से उन्होंने सिंपल इसको क्लियरिफाई किया कि एक्चुअल में जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है वो कहाँ से उत्सर्जित हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल से उत्सर्जित हो रहा है। तो इस तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्विन केल्विन की बात करते हैं। मेल्विन केल्विन इन्होंने क्या किया था? C3 साइकिल दिया, मैकेनिज्म्स आगे देखेंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं हैच एंड स्लेक की बात करते हैं। हैच एंड स्लेक की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था? C4 साइकिल डिफाइन किया था। तो इतने सारे चीज जो साइंटिस्ट हैं इसके नाम याद रखना है। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ साइंटिस्ट के नाम। फर्स्ट तुम लोगों को देखना है प्रिस्टले का। प्रिस्टले ने केवल ये बताया कि जो हरे पौधे रहते हैं वायुमंडल का शुद्धिकरण करने का काम करते हैं। नेक्स्ट सेकंड साइंटिस्ट हम लोगों को बताना है इंजन हाउस। इंजन हाउस ने ये डिफाइन किया कि हरे पौधे जो है वायुमंडल का शुद्धिकरण दिन में करते हैं या यूं कहें कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। नेक्स्ट थर्ड साइंटिस्ट आता है सेनेबियर। सेनेबियर ने इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में जो हरे पौधे होते हैं, ये हरे पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। इस तरह से वो वायुमंडल का क्या करते हैं? शुद्धिकरण करते हैं। फोर्थ साइंटिस्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर आता है विल स्टार्टर एंड स्टाल का। विल स्टार्टर एंड स्टाल ने फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस को डिफाइन किया। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लैकमैन का। ब्लैकमैन ने यह डिफाइन किया कि एक्चुअल में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं, बल्कि ये बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसका मतलब जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इसके अलावा ब्लैकमैन ने एक और पॉइंट बताया था जो डार्क रिएक्शन है। अभी हम फोटोसिंथेसिस की स्टेप देखेंगे, उसमें इसको डिफाइन करेंगे। तो ये उन्होंने बताया था ब्लैकमैन ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ब्लैकमैन के बाद आता है हमारा जो हिल रिएक्शंस बोलते हैं या हिल का एक्सपेरिमेंट। तो हिल ने यह बताया कि जो ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है वो ऑक्सीजन गैस एक्चुअल में कहां से उत्सर्जित होती है? वाटर मॉलिक्यूल से उत्सर्जित होती है। और इसके साथ साथ हिल ने क्या किया था? जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शंस बोलते हैं, ये इसको डिफाइन किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है हिल रिएक्शंस का, तो उसको डिफाइन किया था रूबेन एंड कॉमेन ने, जिन्होंने एक ट्रेसर टेक्निक का विकास किया था। और इस ट्रेसर टेक्निक से उन्होंने ऑक्सीजन के समस्थानिक का उपयोग करके ये उन्होंने डिफाइन किया कि एक्चुअल में ऑक्सीजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से उत्सर्जित होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्विन केल्विन और हैच एंड स्लेक। ये इन्होंने C3 और C4 साइकिल जो होते हैं इसको डिफाइन किया, जो कि एक्चुअल में डार्क रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स में आते हैं, जो कि अलग अलग प्लांट्स में होते हैं, जिसके बेसिस पर C3 प्लांट और C4 प्लांट बोलते हैं। ये जो C3 साइकिल एंड C4 साइकिल है, इसको हम एग्रीकल्चर वाला जो फर्स्ट टॉपिक देखेंगे वो उसमें देखेंगे। तो अभी हम बहुत ज्यादा डीप नहीं ले जाएंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है ACF के, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए, तो हमारा आगे का जो इसमें देखना है स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमको डेफिनेशंस देखने थे। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसमें थोड़ा बहुत हम चाहें तो लाइट को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि लाइट और क्लोरोफिल, दो पॉइंट जो है स्पेशल, थोड़ा सा इसको देखते हैं, बहुत ज्यादा डीप हमको नहीं चलना है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें सबसे पहले लाइट की। फर्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं लाइट। जैसे कि लाइट जो रहता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो लाइट होता है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पार्स। पार्स मतलब होता है फोटो एक्टिव रेडिएशंस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? फोटो एक्टिव रेडिएशंस बोलते हैं। तो फोटो एक्टिव रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, ये पार्स में हम बात करते हैं, इसकी जो रेंज होता है, तो इसकी जो रेंज हम बात करते हैं ये कितना होता है? अभी जैसे हम बात किए 3800 एंगस्ट्रॉम या 380 nm से हम बात करते हैं, कहां तक आता है ये? 800 nm तक आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। टोटल लाइट्स की अगर बात करते हैं तो टोटल लाइट्स में से केवल 1% लाइट जो होता है वो यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो 1% ऑफ टोटल रेडिएशंस, मतलब कुल प्रकाश जो है उसका केवल 1% पार्ट ही प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। बाकी हम इसमें लाइट्स में हम बात करते हैं तो 3 पॉइंट्स की, एक होता है रेड लाइट, एक होता है ब्लू लाइट, और नेक्स्ट हम बात करते हैं एक होगा ग्रीन लाइट। 3 लाइट के बारे में दिया जाता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो दर होगा, यहां पर क्या होता है? मैक्स होता है, मैक्सिमम होता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं ब्लू लाइट में क्या होता है? मिनिमम होता है, और ग्रीन लाइट में हम बात करते हैं यहां पर क्या होगा? 0 होता है। मतलब जनरली हम बात कर रहे हैं फोटो से हरी प्रकाश जो होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहां पर नहीं होती है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। लाइट्स के बाद हम बात कर रहे हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल जो होता है एक्चुअल में ये क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, जो जनरली लगभग हम बात करते हैं क्या होता है? सभी हरे पौधों में पाया जाता है। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स में याद रखिएगा क्लोरोफिल एक्चुअल में होता है 8 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा क्लोरोफिल? मैं शार्ट में लिख रहा हूं, याद रखिएगा CHL, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं बैक्टीरियोक्लोरोफिल A, बैक्टीरियोक्लोरोफिल आ जाएगा B, एंड लास्ट हम बात करते हैं बैक्टीरियोविरिडीन की। टोटल कितने टाइप्स के हो गए? 8 टाइप्स के। याद रहेगा क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E, 5 ये हो गया। बैक्टीरियोक्लोरोफिल A, बैक्टीरियोक्लोरोफिल B 2 हो गया, और इसके बाद फिर बैक्टीरियोविरिडीन, टोटल हो गए 8 हो गए। इसमें से केवल हम 2 की बात करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, ये है C55H72O5N4Mg। अब इसको याद इसलिए करना है क्योंकि ये सबसे पहला टाइप का है जो मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, जिसके बेसिस में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और इससे एक फायदा और है, कभी कभी ये पूछ देता है क्लोरोफिल में कितने नाइट्रोजन होते हैं, कितने ऑक्सीजन होते हैं, कौन सा मेटल पाया जाता है। तो देखिए इसमें कौन सा मेटल में मैग्नीशियम आ जाएगा, कितने नाइट्रोजन पाए जाते हैं? तो 4 आ जाएगा। क्लोरोफिल A रहा तो 5 ऑक्सीजन होगा, और फिर ये तो एक कार्बन और हाइड्रोजन का याद रख सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं क्लोरोफिल B की। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? यहां पर एक स्ट्रक्चर जो 3rd पोजीशन होता है वहां पर यहां पाया जाता है CH3, और क्लोरोफिल B में उस CH3 को रिप्लेस करता है CHO रिप्लेस करता है। क्लियर है? तो इस तरह से CH3 की जगह क्या आएगा? CHO आएगा। तो जब CHO आएगा तो इसके लिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये होगा C55H70O6N4Mg हो जाएगा। इसका मतलब जब क्लोरोफिल B होगा तो यहां पर क्या होता है? 1 ऑक्सीजन ज्यादा होगा, 2 हाइड्रोजन कम होगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होता है। क्लियर है? याद रहेगा। तो ये हम बात करते हैं क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B से रिलेटेड। बाकी ये जो है याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल हुआ, जैसे हम बात करते हैं डीप में पढ़ेंगे तब उसके लिए, अदरवाइज हम जो मेन चीजें ले रहे हैं वो इतना रहता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्लोरोफिल के बाद हम लोगों को जो देखना है स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस की।
स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट स्टेप तो आएगा, पहला स्टेप कौन सा आता है? फोटोसिंथेसिस की जो स्टेप होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं फोटोलिसिस ऑफ H2O। फोटोलिसिस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रकाशीय अपघटन। तो जल का प्रकाशीय अपघटन सेकेंड स्टेप हो गई इसका। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इतना इंग्लिश तो चलेगा। जल सूर्य प्रकाश का अवशोषण या प्रकाश का अवशोषण तथा क्लोरोफिल का सक्रियण, एक्टिवेशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थर्ड स्टेप, यहां पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो इस तरह से या फिर लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। ये इसका हो जाता है कौन सा? थर्ड स्टेप हो जाता है। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं इसमें स्टेप की, तो फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। जैसे हम इसी स्टेप के बेसिस पर बात करें तो फर्स्ट स्टेप इसमें दिख रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या होता है? क्लोरोफिल जो रहेगा, ये क्लोरोफिल क्या करता है? जैसे हम बात कर रहे हैं ग्रीन प्लांट में जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल क्या करता है? जो इंसिडेंट रेडिएशंस है, सनलाइट है, इस सनलाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करता है और ये अपनी एक्टिव फेज में, ये क्या है अभी ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मल फॉर्म में, और ये अब किस में आ गया? एक्साइटेड फॉर्म में आ गया, मतलब सक्रिय अवस्था में ये कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? तो ये हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, जिसमें क्या करता है? क्लोरोफिल सनलाइट या सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करता है और सक्रिय अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये क्लोरोफिल सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव होगा, तो ये फिर से जब अपने ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल कंडीशन में रिटर्न आएगा, तो उस कंडीशन में ये कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो रहता है, अब ये किसके लिए यूज होगा? H2O मॉलिक्यूल्स के लिए, वाटर के लिए, जो उसको क्या करता है? ब्रेक करता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हम बात करते हैं जो क्लोरोफिल एक्टिव फॉर्म में रहता है, जब ये क्लोरोफिल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, उत्सर्जित करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है अब ये रिएक्ट करता है किससे? H2O से, और इस H2O को क्या करता है? ब्रेक करके ये क्या करता है? या इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है ब्रेक डाउन के लिए। तो हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन की वजह से सेकेंड स्टेप में क्या होता है? वाटर जो रहता है H प्लस और OH माइनस इस तरह से डिवाइड होगा, ये फिर से एक H प्लस डिवाइड करेगा, और जब एक प्रोटॉन और निकलेगा तो O अभी माइनस सिंगल है, ये अब क्या हो जाएगा? O-2 में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। अब O-2 जो है ये इस तरह से, ये आगे क्या होगा? हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ऑक्सीजन है और हाफ बोल रहे, हाफ इंटू 2 करेंगे, इसका मतलब ही एक ही आएगा। तो इस तरह से ये क्या करेगा? हाफ O2 में चेंज होगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है? इस तरह से जो ग्रहण किया रहता है उसको फिर ये, या जो वाटर में उपस्थित रहता है उसको ये इस तरह से रिलीज कर देता है। अब यहां पर हम बात करते हैं इस प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहां पर जो H फॉर्म में है वो प्रोटॉन भी कितने निकल रहे हैं? 2 निकल रहे हैं। देखिए, तो हम इसका जो कंप्लीट इक्वेशन लिखते हैं H2O का, तो ये कंप्लीट इक्वेशन कैसे लिखते हैं? H2O जो रहेगा ये 2H प्लस 2E माइनस, और ये बनाता है क्या? हाफ O2। ये इसका कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है? H2O से 2 प्रोटॉन निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन निकल रहा है, ये इस तरह से। तो इस रिएक्शन को डिफाइन किया था किसने? हील ने। इसी के बेसिस पर हम बात करते हैं, ये जो रिएक्शन होता है उसको हील रिएक्शन।
चूंकि अभी ये रिएक्शन जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस प्रोसेस पर, जहां पर क्या हो रहा है, सनलाइट की रिक्वायर्ड हो रहा है, इसलिए ये फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों प्रोसेस के लिए हम कॉमन रूप से वर्ड यूज करते हैं कौन सा, लाइट रिएक्शन। जहां पर लाइट की क्या होती है, प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता होती है, उस स्टेप को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन किस में आएगा, लाइट में। और नेक्स्ट स्टेप होगा, यहां पर अब हम बात करते हैं लाइट की रिक्वायर्ड नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जो नीचे का स्टेप है ये किस में आएगा, डार्क रिएक्शन में। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं, यहां पर इस तरह की प्रोसेस होती है, इसको हम और डिफाइन करते हैं। देखिए जो प्रोटॉन रहता है, इस प्रोटॉन को ग्रहण करने के लिए हील जो है उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया, तो हम बात करते हैं हील रिएक्शन की। हील रिएक्शन में हम बात कर रहे हैं H2O है, इसके साथ इन्होंने प्रोटॉन एक्सेप्टर A यूज किया, तो ये बनाता है AH प्लस हाफ O2। ये इस तरह से ये 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ये यूज कर लिया, तो ये हम बात कर रहे हैं हील रिएक्शन के लिए। ये AH A जो रहता है इसके लिए हम बात करते हैं, ये क्या हो सकता है, NADP प्लस हो सकता है, जो क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। मतलब इस रिएक्शन में एक्चुअल में क्या बनाता है, ये NADPH2 का फॉर्मेशन करता है। ये NADPH2 जो रहता है वो एनर्जी की तरह काम करेगा, ऊर्जा सोर्स की तरह, जो आगे डार्क रिएक्शन में क्या करता है, ऊर्जा सप्लाई करेगा, और उस ऊर्जा का उपयोग करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में। तो हम बात कर रहे हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप जो है वो कौन सा है, CO2 का C6H12O6 में अपचयन, ये थर्ड स्टेप। तो यहां पर ये हो गया CO2। हम बात करते हैं NADPH2 की, इसका यूज करता है, और ये जो प्रोटॉन यहां जब ट्रांसफर होगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाता है C6H12O6 प्लस, फिर से जो NADPH2 रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADP प्लस में, जो आगे फिर से रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो इस तरह से हम सिंपल बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की स्टेप की। 3 स्टेप में होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, सेकेंड स्टेप होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, एंड थर्ड स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। 3 स्टेप बहुत ही सिंपल है, ये रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग की। बाकी जो मैकेनिज्म्स है C3, C4 प्लांट्स वगैरह है, ये हम एग्रीकल्चर वाले में देखेंगे। अभी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग टू फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रभावित करने वाला कारक की, फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता है एक्सटर्नल फैक्टर और एक होता है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आएगा, देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल में आता है, ये आएगा लाइट आएगा, सनलाइट। सेकेंड हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर। थर्ड हम बात करते हैं CO2, H2O, O2, एंड आता है इसमें कुछ केमिकल्स आएंगे। ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर में। इंटरनल में क्या आता है, जो शरीर के अंदर हो, जैसे प्लांट में पाया जाता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट फूड मटेरियल प्लांट के अंदर होगा क्योंकि इससे प्रिपेयर होता है फूड मटेरियल। एंड हम बात करते हैं इसकी क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है।
या साइटोप्लाज्मिक पदार्थ, कोशिका द्रव्य पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से फैक्टर अफेक्टिंग की बात करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहले आता है सनलाइट। अभी हमने बात की सनलाइट जो रहता है सूर्य प्रकाश, इसमें ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए विजिबल लाइट का यूज करता है। तो विजिबल लाइट में हम बात करते हैं पार्ट्स की, फोटो एक्टिव रेडिएशंस की, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्पेशली 3 टाइप्स ऑफ लाइट की जो विजिबल लाइट में है, एक रेड, एक ब्लू और एक हम बात कर रहे हैं ग्रीन। पहले ही देख चुके हैं, फिर से यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो इसको यहाँ लिख सकते हैं या फिर पहले जहाँ पे है। टेम्परेचर ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन जो है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करें। टेम्परेचर, पौधों की सारी जो क्रियाएं हैं लगभग ये 25 से 35 डिग्री सेल्सियस में ही ऑपरेट होती है। इसका मतलब पौधों की जितनी भी क्रियाएं होंगी 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच वो क्रियाएं बहुत तीव्र गति से होगी या तेज दर से होगी। अगर इससे टेम्परेचर कम होता है या फिर ज्यादा होता है तो दोनों ही कंडीशन में इसकी जो रिएक्शन की दर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की हम एटमॉस्फेयर में परसेंटेज की बात करते हैं तो 0.03% ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी क्या होते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस जो होगा वो एक निश्चित सीमा तक होगा। मतलब जैसे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो एक कंडीशन आएगा, बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस की दर, लेकिन इसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे तो भी फोटोसिंथेसिस की रेट नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसके लिए हम एक लिमिटिंग थ्योरी पढ़ेंगे जिसको ब्लैकमैन ने दिया था, आगे पढ़ेंगे जस्ट थोड़ी देर बाद में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा, एक निश्चित सीमा तक बढ़ाने पर रेट बढ़ेगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट H2O की बात कर रहे हैं। वाटर जो रहता है ये फोटोसिंथेसिस को डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि पौधों में हम बात करते हैं या लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम नहीं करता है, क्योंकि पौधों में वाटर जो रहता है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब इसकी मात्रा हम बोल रहे पर्याप्त मात्रा में है, इसका मतलब कम करें या ज्यादा करें, कम करेंगे तो रेट कम हो जाएगा, लेकिन बढ़ाने पर इसकी रेट जो रहता है वो नहीं बढ़ती है। तो ये हम बात करते हैं ये कोई मेजर इफेक्टेड नहीं करता है, लेकिन अगर कम होगा तो रिएक्शन की जो रेट है वो कम हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस की जो दर है, क्रिया है, उसको प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता है। डायरेक्ट इफेक्ट क्यों नहीं करता है, जैसे हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन जो रहता है ये क्या होता है, पौधों में जो है उपस्थित नहीं होता है, या फिर हम बात करें उपस्थित रहेगा तो उसकी एक्टिविटी को जो रहता है वो बढ़ाने का काम करता है। दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं, चूंकि ये फोटोसिंथेसिस में उत्सर्जित हो रहा है और उत्सर्जित होने के बाद एनिमल के थ्रू क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, यूज हो जा रहा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ केमिकल्स की। जैसे केमिकल्स में याद रखिएगा एक होता है हाइड्रोसाइनाइड्स, HCN बोल सकते हैं, या एक हम हाइड्रोक्सिल एमीन की बात करते हैं, और कुछ केमिकल्स और हैं जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं H2S। तो 3 स्पेशली हम बात करते हैं हाइड्रोसाइनाइड की। लास्ट में एक हम बात कर रहे हैं जो आता है वो है H2S की। ठीक है, तो ये रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरनल की, क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल की अगर हम बात करते हैं तो सामान्यतः जो क्लोरोफिल रहता है ये फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होती है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पौधों में क्लोरोफिल नहीं है तब की कंडीशन में फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं जो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, वहां पर क्लोरोफिल धीरे धीरे क्या होती है, डेड होकर जैंथोफिल में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक ग्रीन प्लांट है तो उसमें क्लोरोफिल ज्यादा होता है, येलो है तो उसमें जैंथोफिल ज्यादा होता है, तो जैंथोफिल वाले में कम होगा। और अगर पत्तियां डेड हो जा रही है, सूख जा रही है, मतलब क्लोरोफिल टोटली एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड मटेरियल की। अब अगर जैसे हम बात कर रहे हैं खुद के पर्पस में अगर लें, सपोज हमारे पास क्या है, भोज्य पदार्थ है, या हम बोले हमारे पेट में अभी भोजन रखा हुआ है, जस्ट हम लोग लिए हुए हैं, अभी डाइजेस्ट नहीं हुए, क्या हम सेकेंड टाइम फिर से फूड लेंगे, नहीं लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस के बाद जो बना हुआ भोजन है अगर वो पौधों में उपस्थित है तो फोटोसिंथेसिस की जो दर है वो क्या होगा, कम होगा।
अगर उसको बढ़ाना है तो इसके लिए वो जो भोजन बना हुआ है उसको या तो डाइजेस्ट करें या वहां से हटाएं, तब फिर से भोजन बनेगा। या जैसे हम बात करते हैं घरों में, अगर भोजन नहीं रहता है या खत्म हो चुका रहता है तभी बनाते हैं, अगर पहले से रखा हुआ तो हम उसका यूज करते हैं। तो सेम हम यहाँ पर भी बता सकते हैं, फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब फूड मटेरियल नहीं होगा। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की बात कर रहे हैं, इसके साइटोप्लाज्म में कभी कभी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसके रिएक्शन की रेट को प्रभावित करते हैं, या हम बोल सकते हैं उसकी वजह से इसके कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं, पीएच बढ़ जाता है, तो सारी प्रोसेस जो रहता है वो क्या होता है, एंजाइम्स के अगेंस्ट हो जाता है, और अगर एंजाइम वर्क नहीं करता है तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो नहीं हो पाता, या ये बोले कि जो प्रोसेस हो रहा है कन्वर्जन वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इस तरह से वो रेट को क्या कर देता है, रोकने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक, जैसे कि इसमें मैं बात कर रहा था लिमिटिंग थ्योरी की, लिमिटिंग थ्योरी। तो लिमिटिंग थ्योरी जो है ये किसने दिया था, ब्लैकमैन ने दिया था। ब्लैकमैन ने ये बताया कि कोई भी रिएक्शंस जो एक से अधिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, कारक पे डिपेंड करता है, तो उस रिएक्शन की जो दर होगा, रेट होगा, उस फैक्टर पे डिपेंड करेगा जिसकी अमाउंट या मात्रा सबसे कम होती है। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में 4 चीजें हमको रिक्वायर्ड होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट। तो यहां पर हम सबसे कम मात्रा बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, 0.03% जो एटमॉस्फेयर में है। तो इस रिएक्शन में जो लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है वो कौन सा है, CO2। CO2 ये फर्स्ट लिमिटिंग की तरह काम करता है। सेकेंड हम बात करते हैं यहां पर आएगा लाइट, और थर्ड हम बात करते हैं यहां पर आता है क्लोरोफिल। याद रखिएगा यहां पर H2O ये क्या करता है, सीमाकारी पदार्थ की तरह कार्य नहीं करता, लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता, अभी हमने बताया कि जो H2O रहता है वो क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में रहता है, इसकी कमी नहीं होती है, इसलिए क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम नहीं करता है। क्लियर है। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में जो रिक्वायर्ड था या जो जरूरी टॉपिक था अभी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हम न्यूट्रिशंस के पैरेलल जो प्लांट्स में देख रहे थे, तो ये लगभग सिलेबस में इतना ही है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस अभी देखे हैं इससे, और जो डाइजेशंस वाला जो चैप्टर न्यूट्रिशंस का देखें, इन दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है। तो हम बात करते हैं, स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो वो क्वेश्चन जो है प्रॉपर हो, या हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने में तुम लोगों को भी मजा आए। अगर हम कुछ कंटेंट याद रखेंगे तब क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं यही बोलूंगा, अगर वीडियो देख रहे हैं या जैसे यूज कर रहे हैं तो पहले इन दोनों को अच्छे से, या जो भी अब तक की वीडियो है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।